अभी क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर है, इसका हम स्लाइड तैयार किया है मैंने, आप चेक करेंगे। इसमें पहला है, सबसे पहले एसिड को देखते हैं। एग्जाम्पल है HCl, बेस में NaOH और सॉल्ट में NaCl। तो HCl में आप देख रहे हैं H प्लस और Cl माइनस इन आयन से मिलकर बना है। बेस जो है Na प्लस और OH माइनस इन दो आयन से मिलकर बना है। OH माइनस को हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं और H प्लस को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और सॉल्ट जो है इसमें सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन माइनस, ये दोनों आयन से मिलके बना हुआ है। ये सॉल्ट का एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट की डेफिनेशंस क्या रहेगी। एसिड्स आर कंपाउंड विच गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर सॉल्यूशन। जब वाटर सॉल्यूशन में आप एसिड को रखते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन देता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 and nitric acid HNO3, and these three are examples of a strong acid. Bases are compounds which give hydroxide ion in water solution. For example, sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, right? Salts, these are compounds obtained by replacement of H from acid. आप देख सकते हैं कि जब NaCl बनती है तो HCl और NaOH, तो H जो है वो एसिड से बाहर रिप्लेस हो जाती है। किसको रिप्लेस करती है? मेटल को। तो सोडियम को रिप्लेस करके H2O बाहर निकल जाएगी और जो सॉल्ट हमें मिलेगा दैट इज सोडियम क्लोराइड। कॉपर सल्फेट में भी ऐसे ही होता है। एसिड जो है H2SO4 है और जो आपका ये सॉल्ट है ये CuSO4 है। तो आपने कौन सी ली थी एसिड? H2SO4। इसी तरह से पोटेशियम नाइट्रेट में एसिड आपने नाइट्रिक एसिड ली थी और ये जो आपका मेटल था वो पोटेशियम था, तो आपकी सॉल्ट बन गई पोटेशियम नाइट्रेट। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड को कैसे पहचानते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आयोनाइज फुली इन वाटर, वाटर में पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयन। फॉर एग्जाम्पल HCl, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और एक और एग्जाम्पल है हाइड्रोब्रोमिक एसिड। वीक एसिड्स आयोनाइज पार्शली इन वाटर, पानी में पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होते, पार्शियल ब्रेक डाउन होता है, डिसोसिएशन होती है एंड दे प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ H प्लस आयन। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड, phosphoric acid, sulfurous acid, acetic acid. Strong bases ionize fully in water to produce large number of OH minus ion. For example, sodium hydroxide, potassium hydroxide, lithium hydroxide, calcium hydroxide, जिसका की फॉर्मूला है CaOH whole twice. Weak bases ionize partially in water to produce a small number of OH minus ion. इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ वीक बेसिस। नेक्स्ट, व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स जो है वैसा केमिकल है या वैसा सब्सटेंस है, हम कह सकते हैं, विच टेल्स अस दैट वेदर ए गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और ए बेस। जो गिवन सब्सटेंस आपको दी गई है वो एसिड है या बेस है, ये जो बताता है वो इंडिकेटर है। इसका टाइप्स हमें पढ़ना है, 4 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, जो वो अकर करते हैं उसकी बेसिस पे। अगर नेचुरली अकर कर रहे हैं तो नेचुरल इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी कि अगर स्मेल से आपको पता लग रहा है। सिंथेटिक विच हैज बीन सिंथेसाइज्ड बाय मैन, ह्यूमन बीइंग। एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब ये है कि एक ऐसा स्ट्रिप है जिसमें कि एक रेंज होती है पीएच की, जिससे आपको पता चलेगा। एक ही स्ट्रिप पे आपको सारे न्यूट्रल, एसिड और बेस तीनों के बारे में पता चल जाता है। Natural indicators are indicators which are obtained naturally are called natural indicator. Example, litmus, red cabbage, turmeric, onion, vanilla, clove, etc. Litmus is obtained from lichens. The solution of litmus is purple in color and litmus paper comes in 2 colors, blue and red. A base turns red litmus paper blue और जो एसिड है वो टर्न करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में। तो ये आपको लिटमस पेपर के साथ जब टेस्ट करते हैं तो ये पता लगता है। टर्मरिक जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है, इट इज येलो इन कलर। टर्मरिक सॉल्यूशन ऑन पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन विथ बेस, बेस के साथ रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। टर्मरिक डजंट चेंज कलर विथ एसिड, एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं होता है। रेड कैबेज, द जूस ऑफ रेड कैबेज इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर। जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न्स रेडिश विथ एसिड, एसिड के साथ रेड कलर हो जाता है और ग्रीनिश विथ बेस।
And now we'll talk about olfactory indicators. Olfactory means जो कि आपको smell से पता लगेगा. So substances which change their smell when mixed with acid or base are known as olfactory indicator. So this is basically used for visually impaired students जो कि देख नहीं सकते हैं, उनके लिए यूज होता है. जैसे अनियन, वनीला, क्लोव, इनकी जो है वो स्मेल चेंज हो जाती है. जैसे अनियन का पेस्ट और जूस ऑफ अनियन लूजेज इट्स स्मेल व्हेन एडेड विथ बेस. अनियन आप जूस लेंगे और अगर बेस के साथ आप उसको रिएक्ट कराएंगे तो उसकी स्मेल लूज हो जाती है. और जबकि इसका स्मेल चेंज नहीं होता है एसिड के साथ, यानी कि जो आपने लिया था अगर स्मेल चेंज हो गई इसका मतलब जो केमिकल आपने लिया था वो बेस है. ठीक है. और अगर चेंज नहीं होती है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो एसिड थी. द स्मेल ऑफ वनीला वेनिसेस विथ बेस बट इट्स स्मेल डजंट वेनिसेस विथ एन एसिड. तो ये आपको ध्यान रखना है. नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर में आपके टेक्स्ट बुक में दो दिया है, एक फिनोल्फ्थेलीन और एक मिथाइल ऑरेंज. फिनोल्फ्थेलीन इज अ कलरलेस लिक्विड. इट रिमेन्स कलरलेस विथ एसिड बट टर्न्स इनटू पिंक विथ ए बेस. आप यहाँ डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं कि फिनोल्फ्थेलीन का कलर जो होता है वो कलरलेस होता है और बेस के साथ पिंक कलर और एसिड के साथ कलरलेस होता है. ठीक है. और मिथाइल ऑरेंज इज ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर. इट टर्न्स इनटू रेड विथ एसिड एंड टर्न्स इनटू येलो विथ बेस. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम की मदद से. नेक्स्ट यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसे आप एक बता रही हूँ, एक पेपर का स्ट्राइप होता है, तो यूजिंग अ लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थेलीन, मिथाइल ऑरेंज, ओनली द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड. लेकिन ये तीनों इंडिकेटर तो आपको सिर्फ एसिडिक और बेसिक बताते हैं. कितना एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये अगर पता करना है देन वी विल हैव टू गो फॉर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स. इट शोज डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ pH वैल्यू फ्रॉम 1 to 14 फॉर ए गिवन सॉल्यूशन. यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अवेलेबल बोथ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स एंड सॉल्यूशन. दोनों फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं और इसमें ये बहुत सारे केमिकल्स का बना है. तो अभी हम देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसा दिखता है एक्चुअली में. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है आपका ये इस तरह से, ये इसकी जो कलर होती है डिफरेंट कलर्स का रेंज होता है और इसका 1 to 14 का pH का रेंज होता है. 7 जो होती है pH का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोनियम आयन. तो जो 7 होती है वो न्यूट्रल की होती है. और कलर इस तरह से देखेंगे कि लेफ्ट साइड में एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और राइट साइड में अल्केलाइन कैरेक्टर इंक्रीज करता है. तो अगर 7 की तरफ से अगर 1 की तरफ बढ़ेंगे तो 1 इज मोस्ट एसिडिक इन दिस स्ट्रिप वी कैन सी. तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक 1 की तरफ होगा और अल्केलाइन जो होगा वो 14 की तरफ होगा. कलर भी चेंज होगा. इफ यू आर टेकिंग नाइट्रिक एसिड विच इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो विल सी द कलर ऑफ द स्ट्रिप विल चेंज इनटू रेड कलर. इसी तरह से अल्केलाइन भी आप लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो कलर इस तरह से चेंज हो जाएगी. तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ना सिर्फ एसिडिक और बेसिक बताता है, उसका स्ट्रेंथ भी बताता है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब आप लिटमस पेपर लेते हैं और एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, सपोज दिस वाज द लिटमस पेपर विच कलर वाज ब्लू. जैसे ही आपने ब्लू को एसिड में डिप कराया तो इसकी कलर चेंज हो गई रेड, यानी कि द सैंपल ऑफ द केमिकल विच यू हैड टेकन वाज एसिड. इसी तरह से रेड आपका अब यहाँ चेंज हो गया. नाउ यू विल टेक दिस litmus paper and you will dip it into this solution and you are seeing that the color of the litmus paper is changing. It means the sample of the chemical was what? It was base. तो इस तरह से हमारा डिसाइड हो जाता है. pH पेपर, रेड लिटमस पेपर इस तरह से दिखेगा और ब्लू जो है वो ऐसा दिखता है. इन दिस चैप्टर इसमें आपको ये भी समझना है कि लिटमस पेपर सॉल्यूशन जो है पर्पल डाई कलर की होती है जो कि लाइकेन से मिला है और लाइकेन जो है एक प्लांट का एग्जाम्पल है. प्लांट बिलोंगिंग टू विच डिवीजन? थैलोफाइटा. वी ऑलरेडी हैव स्टडीड दिस इन 9th क्लास बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में एंड इट इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर. When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. जब कुछ नहीं होता है न्यूट्रल के टाइम पे लिटमस पेपर का कलर पर्पल होता है. There are many other natural materials like red cabbage leaves. ये हमने सबने देख रखा है और इनको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं. के बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे. बेसेस, दीज आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टच. जैसे आप उसको टच करते हैं स्टिकी सब्सटेंस आपको फील होता है. देयर आर मेनी सब्सटेंसेस विच कंटेन्स बेसेस सच एज सोप, detergents, whitewash, etc. The examples are given: sodium hydroxide
it is present in soap, detergent. Potassium hydroxide, it is present in caustic potash. Sodium carbonate, it is present in washing soda. Calcium hydroxide, it is present in whitewash. Commonly used जो organic acid है, तो इसको हम साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड. तो 1 mark question can be asked, in tomato which type of acid is present? See, in tomato oxalic acid is present, in curd you know lactic acid, in tamarind tartaric acid, in orange lemon citric acid, and so on. In ant sting which acid is present? It is present methanoic acid, or we may say formic acid. तो ये दोनों में से कोई सा भी आप नाम लिखेंगे. नेटल लीफ स्टिंग है, बिकॉज दीज ऑल आर रिटेन इन योर टेक्स्ट बुक, सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर इन 1 mark or MCQ, whatever. Types of acids. So acids can be divided into 2 more types on the basis of their occurrence: natural acids and mineral acids. Natural acids, which are obtained from natural resources like plants and animals, are called natural acid. Mineral acids that prepared from mineral are known as mineral acids. Mineral acids are strong acid and natural acids are weak acids. So organic acids or natural acids are weak acid. They are always weak, but mineral acid can be strong as well as weak. We can take dilute weak acid in our body, but strong acid are very harmful for us. So strong acid को we should not take. Okay. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एसिड या बेस. एसिड और बेस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है या नहीं, इसको हमें चेक करना है. वी विल एस्टेब्लिश दिस सेटअप. दिस इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. 1 beaker हैज बीन टेकन और एक कॉर्क लिया गया है. इसमें नेल को फिक्स की गई है. सिंस नेल इज ए कंडक्टर, इट इज मेड अप ऑफ मेटल, सो इट इज ए कंडक्टर. 2 जो यहाँ पे है वो पॉजिटिव एंड और निगेटिव एंड से कनेक्शन दी गई है. बल्ब इज हियर. नाउ इलेक्ट्रोलाइट, जो सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया गया है वो एसिड हो सकता है या बेसिक हो सकता है. यहाँ पे हमने डाइल्यूट HCl को देख रहे हैं, तो ये यानी कि एसिडिक लिया गया है. So now we will fix 2 nails on a cork and place the cork in a beaker. Connects the nail to the 2 terminals of a 6-volt battery through a bulb and a switch. Now pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current. What do you observe? आप क्या देखेंगे? Bulb will start glowing. If bulb has started glowing, it means this circuit is complete and the solution we had taken is conducting. It indicates that there is flow of electricity in HCl solution. When we pour some dilute HCl in beaker, it gets ionized and produces hydrogen ion and chloride ion. These chloride and hydronium ion can move in a solution to conduct electricity. So we can repeat this activity with other acids and bases also in order to check whether the sample we had taken as electrolyte is conducting or not. So therefore acid and base solutions are called electrolyte. Now reactions of acid and bases, किस तरह से react करते हैं? Neutralization reaction, we already have studied it. Neutralization reactions means when acid or base react, they will cancel each other's effect and they will form salt, and water is also formed. So we will see one example. HCl is an acid, sodium hydroxide is a base. When we will react it, they will form a salt and water is released. Another example can also be taken. Acid is HCl plus base is CaOH whole twice. The salt which will be formed here is calcium chloride plus water is formed. The third example is also given. Sodium sulfate and water are formed when which acid is taken? Sulfuric acid. And it will react with base sodium hydroxide. So which compound will form or which salt will form? Sodium sulfate. जो भी आप बेस लेंगे वही जो है सॉल्ट का मेन एलिमेंट होगा. In this way, when nitric acid reacts with sodium hydroxide, sodium nitrate and water are formed. The most important thing in whole process is that H plus and OH minus combine to form water. Yes. Reaction of acids with metal. Metal के साथ जब acid react करती है तो क्या होती है, यहाँ देखेंगे हम. We have taken in this setup one metal, that is zinc granule has been taken, and the acid sample which we have taken here is dilute H2SO4. When this will react, one gas will release and we have to confirm which gas is this. So we will take a lighted candle in front of this gas. We will hear or we can see also pop sound. The release of pop sound will confirm the release of hydrogen gas in this setup. So it tells us that when acid reacts with metal,
which gas is released from this setup? Hydrogen gas. And which will be formed? Salt. A compound that will be formed is called salt. So we can see here. Another is reaction of acids with metal oxide. When acid reacts with metal, then also salt is formed. When acid reacts with metal oxide, then also salt is formed. So we can see here metal plus acid, respective salt plus water. Like metal oxide is also taken here. So we have also taken this HCl. What will be formed? Sodium chloride plus water. Another example, copper oxide, which is metal oxide. H2SO4 is an acid. We will get CuSO4 plus H2O. The third example, the oxide is same, copper oxide plus, but we have this time changed the acid. This is HCl. The compound which will be formed is CuCl2, cupric chloride plus water. Okay. So next, reaction of acids. How acid reacts with metal. So again, what we have told you, metal plus acid will form metal salt plus hydrogen gas. So जिंक plus H2SO4 it will form जिंक सल्फेट. आप देखेंगे मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो भी सॉल्ट बनाती है. यहाँ पे सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. So metal carbonate का एग्जाम्पल लिया गया है सोडियम कार्बोनेट प्लस H2SO4. दिस विल फॉर्म सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. अगेन जब भी मेटल का कार्बोनेट या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो सॉल्ट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर रिलीज होती है, क्योंकि हमने कार्बोनेट लिया है. जैसे ही कार्बोनेट लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों रिलीज होगी. ठीक है. मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड का हम देख चुके हैं. नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस. नॉन मेटल ऑक्साइड है कार्बन का ऑक्साइड, नॉन मेटल हो गया, प्लस बेस NaOH. दिस विल ऑल्सो फॉर्म मेटल कार्बोनेट प्लस वाटर. ठीक. And this neutralization reaction, when acid plus base will react, it will form salt. So acids are the substance which contains hydrogen and which when dissolved in water it will give hydrogen ion in the solution. Reaction of bases with metals. How base reacts with metal. तो alkali यहाँ पर आपको एक नई चीज दिखाई दे रही है. alkali का मतलब है the base which can dissolve in water. वो सारे बेस जो पानी में डिसॉल्व होते हैं वो एल्कली होते हैं. सो व्हेन एल्कली विल रिएक्ट विथ व्हाट मेटल इट विल फॉर्म रेस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. सो सपोज वी हैव टेकन वन एग्जांपल ऑफ मेटल दैट इज जिंक. इट हैज रिएक्टेड विथ वन एल्कली दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. व्हाट विल इट फॉर्म? इट विल फॉर्म सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस विल रिलीज्ड. When sodium hydroxide reacts with aluminum, it will form sodium aluminate plus which gas? Hydrogen gas. Not all metals do this type of reaction. सभी metals इस टाइप का रिएक्शन नहीं करते हैं. सिर्फ एल्युमिनियम को आपको देखना है और जिंक को देखना है, बिकॉज दे फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ठीक है, इन दोनों को इंपॉर्टेंटली देखना है. एसिड बेस एंड सॉल्ट. यहाँ पे अल्कली और बेस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा कि ऑल एल्कलीज आर बेसेस. जितने भी एल्कली हैं वो बेस हैं, लेकिन सारे के सारे बेस अल्कली नहीं हैं. क्यों? क्योंकि वही बेस अल्कली होंगे जो कि पानी में डिसॉल्व होंगे. जैसे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड. कॉपर हाइड्रोक्साइड इज a base but it is not alkali. Why it is not alkali? Because it cannot dissolve in water. So this question can come in assertion and reason वाला सेक्शन में आ सकता है, MCQ में आ सकता है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप देखिए कि जो सॉल्ट बनता है एसिड और बेस को कंबाइन करने के बाद, सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा. सबसे पहले जब स्ट्रॉन्ग दोनों आप लोग एसिड और बेस दोनों अगर आप स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो सॉल्ट का नेचर न्यूट्रल होगा. लेकिन अगर सिर्फ कोई एक चीज स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो सॉल्ट का नेचर क्या हो जाएगा? उसी स्ट्रॉन्ग के नेचर के बेसिस पर डिपेंड करेगा. जैसे कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं तो सॉल्ट का नेचर क्या हो जाएगा? एसिडिक होगा. कब? जब आपने वीक बेस लिया. इसी तरह से स्ट्रॉन्ग अगर बेस ले रहे हैं और वीक एसिड है तो सॉल्ट का नेचर बेसिक. आपने अगर दोनों वीक ले लिया, वीक एसिड प्लस वीक बेस, तो आपको जो सॉल्ट का नेचर होगा वो हो जाएगा न्यूट्रल. आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. सो वी कैन सी हियर दैट सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय reacting sodium hydroxide plus HCl. So the nature of this sodium chloride will be neutral in nature. Okay, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है. Now when a base, आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान रख लिए, रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड. जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बन जाती है.
तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बेस आपका क्या है, ये NaOH है, ठीक है। जब ये बेस रिएक्ट करता है, सॉरी यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस है, जब ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म रिस्पेक्टिव सॉल्ट। यहाँ देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बन गई और वाटर रिलीज हो गई। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ ए मेटल ऑक्साइड बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर, ये हमने पहले देख रखा है। सो इट कैन बी सेड दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। यहाँ पे यही चीज जो आपको पहले भी बता दिया है कि when acid reacts with metal it will form salt and one gas will be released, that is called hydrogen gas, and when zinc will react with alkali it will form sodium zincate. The formula you have to keep in mind always because this reaction has been repeated so many times in board exam. Sodium zincate plus hydrogen gas, ठीक। So one question is here, why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? क्यों नहीं रखना चाहिए? Curd and other sour substance contains acids. Therefore, when they are kept in brass and copper vessels, the metal reacts with the acid to liberate hydrogen gas and harmful product, thereby spoiling the जो ओरिजिनलिटी होती है उस फूड सब्सटेंस की, उसको स्पॉइल कर जाता है। इसीलिए अभी हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बाइकार्बोनेट। जब एसिड को बाइकार्बोनेट साल्ट के साथ करते हैं तो आपको पहले से बता दिया है सॉल्ट बनेगी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होगी। इसी तरह से यहाँ पे आप HCl को देख रहे हैं एग्जांपल में, बाइकार्बोनेट में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसका मतलब बाइकार्बोनेट। एग्जांपल में कौन सा मेटल लिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सॉल्ट बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर विल रिलीज। ओके, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मार्बल एंड एग सेल। जब एसिड का रिएक्शन होगा मार्बल के साथ या एग सेल के साथ, ये दोनों कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो क्या होगी, कौन सी गैस रिलीज होगी? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो गैस कौन सी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कोरोसिव नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर, यानी कोरोजन करते हैं, ये डैमेज करते हैं सब्सटेंस को जिसके कांटेक्ट में आते हैं। सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस आर मोर कोरोसिव while weak acids and bases are less corrosive. Especially concentrated acids and base are more. जो कॉन्क एसिड होता है वो ज्यादा कोरोसिव होता है और जब आप डाइल्यूट करेंगे तो उसकी कोरोसिवनेस थोड़ी सी वीक हो जाती है। सो एसिड्स एंड बेसेस जो होती है वो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर वो अपनी नहीं दिखा पाते हैं पोटेंशियल को, स्ट्रेंथ को नहीं दिखा पाते। क्यों? क्योंकि ड्राई एसिड डजंट डिसोसिएट इन हाइड्रोजन आयन। अगर आप उसको वाटर के प्रेजेंस में नहीं रखेंगे तो वो ड्राई होगा और ड्राई जो होगा एसिड वो डिसोसिएट नहीं करेगा H+ आयन को। When we dissolve it with water, then it shows the acidic behavior. For example, dry HCl doesn't change the color of the blue litmus paper to red because a dry acid doesn't dissociate hydrogen ion. तो moist litmus paper आपको रखना पड़ेगा तभी आपको एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में पता लगती है। अभी है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। क्या हो जाता है, तो वाटर सॉल्यूशन के प्रेजेंस में ही वो जो होती है कोई भी एसिड वो H+ आयन को बाहर निकाल पाती है। जब H+ आयन बाहर निकलेगा तभी तो वो दिखाएगा कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसकी या नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पे देखेंगे हम थोड़ा सा जूम करके कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। यहाँ पे एसिड का H है वो बाहर निकला हुआ है और सपोज मैंने यहाँ पे HCl लिया है तो Cl और प्लस बेस की जो मेटल, जो भी मेटल आपने लिया था तो वो क्लोरीन और जो मेटल है यहाँ वो दोनों एक साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे। आप देखिए कैसे, M और X। तो MX सॉल्ट का फॉर्मूला MX हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे NaOH लिया था तो यहाँ पे हो जाएगा NaCl, सॉल्ट बन गई। और ये OH और ये H ये दोनों मिलाकर वाटर मिला के बाहर निकाल देंगे। ठीक है, यही होता है, इतना इजी है ये समझना। NaOH पे जब वाटर से पास की जाएगी तो वो किस तरह से डिसोसिएट होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+OH-। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, वाटर आप पास करेंगे K+OH-। MgOH होल ट्वाइस H2O पास करेंगे Mg2O+ और OH-। तो ये आसान है समझना। ठीक है,
अब इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, डेली हमारे लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। पहला, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पहले से ही समझ रखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे HCl प्रेजेंट है, जो कि हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने में। नॉर्मली आवर बॉडी produces just the amount of HCl and other chemical it needs for digestion, जितना चाहिए उतना ही रिलीज करता है। But under certain condition our stomach starts producing more HCl acid. Too much stomach acid can cause pain and irritation. This problem is called acidity. At that point we may have to take medicine called antacid. आपको MgOH whole twice मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कोई सा भी एंटासिड जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो आप ले सकते हैं। Tooth decay, our mouth is full of bacteria. Some bacteria are helpful but some can be harmful, such as those that play a role in our tooth decay process. तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकती हैं, तो उसके इफेक्ट को आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए विल हैव टू गो फॉर समथिंग बेसिक। तो आप टूथपेस्ट यूज करते हैं जो कि बेसिक इन नेचर है, जो न्यूट्रलाइज करता है एसिड को एंड दस प्रोटेक्ट्स आवर टीथ। पीएच ऑफ सॉइल, आप सॉइल लेंगे, उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, हमें क्या मिलेगा, मडी सॉल्यूशन मिलेगा। आप उसको फिल्टर करते हैं और टेस्ट करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर से, आपको पता लग जाएगा कि सॉइल में बेसिसिटी ज्यादा है या एसिडिटी ज्यादा है। अगर एसिडिटी ज्यादा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक का कोई भी चीज केमिकल यूज करना पड़ेगा, और अगर वो बेसिक ज्यादा है तो एसिडिक केमिकल यूज करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो कुछ और चीजें आपको पढ़नी है वो है इफेक्ट्स ऑफ पीएच ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जैसे एसिड रेन होता है, उसका पीएच 5 to 6 होता है। दिस इज हाईली एसिडिक। ड्यू टू एसिड रेन एसिड रीचेज इनटू ओशंस, लेक्स एंड अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इस टाइम पे हमको क्या करना पड़ेगा, टू न्यूट्रलाइज दिस एसिडिक बिहेवियर ऑफ लेक्स एंड ओशंस, कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज बेसिक कोई सा भी सॉल्ट यूज करना पड़ेगा ताकि एसिडिक बिहेवियर ऑफ लेक को न्यूट्रलाइज किया जा सके। बेसिक सॉल्ट, सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। आपको बताया गया है जो चीज स्ट्रॉन्ग लेंगे सॉल्ट का नेचर वही होगा। तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कब होगा, यानी बेसिक सॉल्ट कब होगा, जब आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम एसीटेट, ये सब जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये आपको समझाया है कि इस तरह से स्ट्रिप होती है। 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, 1 to 14 इसकी रेंज होती है। एसिडिक नेचर जो है इंक्रीज करेगा 7 से 0 की तरफ जाएगा तो, और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा जब 7 to 14 की तरफ जाएगा। बस यही ध्यान रखना है कि 7 न्यूट्रल है, इफ वी विल गो टुवर्ड्स लेफ्ट एसिडिक नेचर इंक्रीज, इफ वी विल गो टुवर्ड्स राइट बेसिक नेचर विल इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। तो आपको ये इस रिएक्शंस को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड को जब H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो NaOH प्लस क्लोरीन गैस प्लस H2 बनता है। क्लोर एल्कली क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन गैस रिलीज होती है और एल्कली भी प्रोड्यूस होता है। सिंस क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड, क्लोरीन गैस माइनस होता है इसलिए एनोड के साथ के पास जो है रिलीज होगा, एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, क्योंकि जो होता है हाइड्रोजन प्लस होता है, इसीलिए वो अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ आपको कुछ ऐसे सॉल्ट्स पढ़ने हैं जिसमें कि वाटर हिडन अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। मेनी सॉल्ट कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। जैसे आप कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये हिडन वाटर मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज प्रेजेंट विथ मेनी सॉल्ट्स आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर जैसे ही आप उसको हीट करोगे, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट जो पेंटाहेड्रेट है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जैसे आप उसको हीट करते हैं कॉपर सल्फेट को, इसकी ब्लू कलर फेड हो जाती है बिकॉज वाटर विल इवेपोरेट एंड टर्न्स इट इनटू ग्रे व्हाइट कलर विच इज नोन एज एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और कॉपर सल्फेट सिर्फ CuSO4 रहेगी। आफ्टर सम टाइम इट विल रिगेन इट्स कलर because it will regain some moisture.
मॉइस्चर रिगेन करेगी तो इसका कलर भी गेन हो जाएगा। फेरस सल्फेट आप देख रहे हैं FeSO4.7H2O, ग्रीन कलर होती है, कॉमनली नोन एज फेरस सल्फेट। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन इट। आप जैसे ही ये लेंगे कॉपर सल्फेट को, आपको बता दिया गया है, जैसे ही हीट करेंगे इसकी कलर क्या हो जाती है, फेड हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक आपको केमिकल पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कि जिप्सम जो होता है फॉर्मूला उसका होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो जैसे ही हेमीहाइड्रेट होता है उसमें आपको 1.5H2O मिलाना है तो आपका क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, CSO4.2H2O। सो जिप्सम में भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कितना, 2H2O। So you may be asked, you have to tell the name of a compound which have got 2 water of crystallization। तो आपका आंसर हो जाएगा जिप्सम, सिर्फ जिप्सम इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस 1.5H2O के साथ क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस वैसा सब्सटेंस है जो कि डॉक्टर यूज करते हैं एज प्लास्टरिंग मटेरियल फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजीशन। इट इज अ व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम एंड वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। ये पाउडर के फॉर्म में होता है, जैसे ही इसमें पानी मिलाएंगे तो ये क्या हो जाता है, हार्ड सब्सटेंस जिप्सम को बना देता है। सोडियम क्लोराइड, ये भी आपको पढ़ना है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो कैसे फॉर्म होती है। तो NaOH प्लस HCl यानी कि एक बेस और एक एसिड दोनों स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपको एक सॉल्ट मिलेगी जो कि न्यूट्रल इन नेचर है, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। इसकी pH कितनी है, 7 है। सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड इन कुकिंग एज वेल एज टू प्रिपेयर मेनी अदर इंपॉर्टेंट केमिकल्स, ठीक है। और फ्रॉम सी वाटर से बाय इवेपोरेशन हम इसको बनाते हैं, ठीक, इवेपोरेशन प्रोसेस से। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर देख रहे हैं, इसका फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। इट इज ए सॉलिड एंड येलोइश व्हाइट इन कलर। ब्लीचिंग पाउडर कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की स्ट्रॉन्ग स्मेल से इसको पहचाना जा सकता है। कैसे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो एक कंपाउंड बनेगा, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और वाटर रिलीज होगी। Water solution of bleaching powder is basic in nature. The term bleach means removal of color. कलर को रिमूव करने में, इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, जहां पे कि आपको कपड़े को बहुत साफ करना हो तो वो किया जा सकता है, कलर रिमूव करना हो वो भी हो सकता है। ड्राई क्लीनर्स इसको यूज करते हैं। सो ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफन यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। इट वर्क्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। Chlorine in the bleaching powder is responsible for bleaching effect. Which gas is responsible for bleaching effect? Chlorine gas. So use of bleaching powder, it is used as disinfectant to clean water, मॉस रिमूवर, वीड किलर्स, पानी में इसलिए इसको हम डालते हैं ताकि इन सब चीजों को, यो इम्प्योरिटीज को रिमूव करे। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्रीज। बहुत सारे इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। केमिकल रिएक्शन जो है, अब आपको एक और केमिकल कंपाउंड पढ़ना है, उसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है, आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं क्या है। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, इसका ये स्टेट दिया है। सोडियम क्लोराइड आपको सॉलिड फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में, और अमोनिया को भी लिक्विफाई करके आप जब एक साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, जो कि आपका बेकिंग सोडा है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, बहुत ज्यादा कोरोजन नहीं क्रिएट करता है। व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब आप इसको हीट करते हैं, ये किस में डिकम्पोज हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ पे हो रहा है। और कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कॉजेज डो टू राइज अप एंड मेक केक एंड पेस्ट्रीज स्पॉन्जी। स्पॉन्जी अगर केक बनाना है तो किसकी जरूरत पड़ती है हमें, सोडियम बाइकार्बोनेट की, ठीक है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, ये भी पढ़ना है। वॉशिंग सोडा में फॉर्मूला है Na2CO3 और कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O। तो आपने देखा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के जब हम हीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट बनती है प्लस H2O प्लस CO2। अब इसी सोडियम कार्बोनेट को जब हम
देखेंगे कि ये मॉइस्चर गेन करेगा तो ये क्या बना लेगा, Na2CO3 डॉट 10H2O। तो ये इजी है आपको याद रखना, वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन, इसको प्रिपरेशन पूछा जाएगा आपको, ठीक है। सो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट जब रिक्रिस्टलाइजेशन हो यानी कि इसने मॉइस्चर गेन कर लिया तो ये क्या बना दिया, वॉशिंग सोडा, ठीक है, सिंपल है ये तो। नेक्स्ट जो आपका है ये, इसके बाद यूजेस क्या है सोडियम कार्बोनेट की, इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स स्पेशली इन रूरल एरियाज में इसको क्लोथ को साफ करने में इसका यूज होता है। इन मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट, केक एंड पाउडर, डिटर्जेंट बनाने में, केक बनाने में। एंड डिटर्जेंट केक का मतलब ये हो गया कि जो साबुन है, डिटर्जेंट केक एंड पाउडर। इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस होती है इसको रिमूव करने के लिए इट इज यूज्ड इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज। और जो लास्ट स्लाइड है वो है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबका केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल यूजेज सबको एक साथ लिखा हुआ है ताकि आपको याद करने में आसान हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट क्योंकि 10H2O है। तो सारा आप याद रखेंगे। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। थैंक यू।